नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीए सेकेंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के दिन बाहरी एग्जामिनर के द्वारा जो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ प्रश्न मैं इस वीडियो में जो है कि समाहित किया हूँ, तो एक बार आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको प्रैक्टिकल के दिन फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जैसे अगर आप से अगर कोई पूछ दे, ठीक है, तो ऐसे आप एक लाइन में हिकैटियस कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को देने जाते हैं, तो अगर वहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शनल क्वेश्चंस में अगर हिकैटियस दिया है, ठीक है, और इरिटाशियस दिया है, दोनों दिया है, तो हिकैटियस को आप ऑप्शन में सही करिएगा, टिक करिएगा। और हिकैटियस नहीं दिया रहेगा तो आप इरिटाशियस को आप टिक करके चलाइएगा, ठीक है। इरिटाशियस जो है कि दोस्तों, इन्हीं जो है जियोग्राफी शब्द दिया था, ठीक है, तो इसलिए इरिटाशियस को भी भूगोल का पिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो मानव भूगोल का पिता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेजल को मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संभववाद के बारे में बताएं। तो बच्चों, संभववाद जो है यह शब्द फैबरे ने दिया था। संभववाद भूगोल में एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में बदलाव करने में सक्षम है और प्रकृति द्वारा दी गई संभावनाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकता है, ठीक है। ये संभववाद जो है, इसके जन्मदाता फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। और संभववाद के प्रवर्तक और समर्थक ब्लास, फैबरे, ब्रून्स आदि विद्वान थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निश्चयवाद या नियतिवाद के बारे में बताएं, ठीक है। तो नियतिवादी विचारधारा की मानता है कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव जो है वह प्रकृति का दास है। तो कोई भी आपसे प्रश्न पूछता है, ऐसे पूछता है एक स्टेटमेंट के रूप में कि मानव प्रकृति का दास है, ठीक है, यह किस वाद का एक स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी कथन है। तो आप सीधे बताएंगे निश्चयवाद का या नियतिवाद का, ठीक है। रेटजल और हम्बोल्ट निश्चयवाद के प्रतिपादक थे, जिसमें से रेटजल को वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। उन्होंने यानी रेटजल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है शब्द की रचना की थी, जिसके आधार पर मानव भूगोल का एक क्रमबद्ध अध्ययन चालू हुआ था, ठीक है। इस संकल्पना का विकास जर्मनी में हुआ था और उसके समर्थक हम्बोल्ट, रेटजल, रिटर, कुमारी शैम्पुल आदि थे, ठीक है। तो आप से दो प्रश्न कोई पूछ सकता है कि जो नियतिवाद है इसका विकास मुख्यतः कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। और निश्चयवाद का संभववाद का उसका हुआ था फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवनिश्चयवाद के बारे में बताइए। तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। उन्होंने निश्चयवाद का संशोधन करके उसे रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी थी, ठीक है। और उनके अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी, और न ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। फिर आगे टेलर कहते हैं कि मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना है, ठीक है, यानी टेलर ने, परंतु उसकी तुलना बड़े नगर के चौराहे पर खड़े एक सिपाही से की है, जो सड़क पर वाहनों के चलने की गति को मंद या तीव्र कर सकता है, किंतु उसकी दशा को परिवर्तित नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अच्छा, एक प्रश्न आपसे कोई पूछ सकता है कि जो ग्रिफिथ टेलर थे वो कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? तो आप तो बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएं। तो आप दो प्रकार के कारकों के बारे में बता सकते हैं, भौतिक और मानवीय कारकों के बारे में आप डिटेल से बता दीजिएगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण और इसकी समस्याओं का समाधान के बारे में बताएं, ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग जो है कि अपने से बता दीजिएगा, ठीक है, ये हमने पढ़ाया ही आपको, ठीक है। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न जैसे पूछ सकता है कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे एशिया महाद्वीप, ठीक है। देश के रूप में पूछे तो देश में रूप में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है, ठीक है, पूरे विश्व में। तो आप बताएंगे कि पहला नंबर क्या है चीन के, और दूसरा नंबर पर क्या है भारत का, ठीक है। ऐसे प्रवास किसे कहते हैं, इसके बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है।
और इससे रिलेटेड एक प्रश्न जो है आप पूछता है, प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक के बारे में बताएं। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, ठीक है, किसी कारणवश, ठीक है, तो उसे प्रवास कहते हैं। आप साधारण भाषा में कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके दो कारक होते हैं, प्रतिकर्ष कारक जिसको इंग्लिश में कहते हैं पुश फैक्टर। पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। ठीक है, किसी को ज़बरदस्ती जो है भेजना। ठीक है, तो प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएँ, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। ठीक है, जबकि अपकर्ष कारक जिसको पुल फैक्टर कहते हैं, ठीक है, होता है खींचना होता है। ठीक है, तो ऐसा कारक जो किसी को आकर्षित करे अपने तरफ आने के लिए। तो क्या क्या है वो, काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व अस्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षण बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल सेटेड कि मानचित्र किसे कहते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी एक भूभाग का परंपरागत चिन्हों द्वारा समतल कागज पर अनुपातिक प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। सीधे सीधे आप जो है कि बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ सकता है कोई आपसे कि मानचित्र की रचना के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है। तो मानचित्र की रचना के लिए मापक, प्रक्षेप, परंपरागत चिन्ह एवं रचना विधि आवश्यक है। ठीक है, मानचित्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो मानचित्रों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है, जैसे मापक के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर एवं रचना शैली के आधार पर। ठीक है, बिंदु विधि, सम्मान विधि और वर्णमात्री विधि के बारे में बताएं, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आप बताएंगे बिंदु विधि के बारे में। बिंदु विधि समानतः आर्थिक वस्तुओं का वितरण या जनसंख्या का वितरण दिखाया जाता है। इस प्रकार मात्रा प्रधान वितरण मानचित्रों में बिंदु विधि एक आकर्षण विधि है। ठीक है, समान विधि बताते हैं कि समान रेखा विधि एक प्रकार की मानचित्रण तकनीक है जिसमें समान लक्षण वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखाएं खींची जाती है। यह विधि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए उपयुक्त है, जैसे कि तापमान, वर्षा, ऊंचाई आदि। ठीक है, और एक है आपका वर्णमात्री विधि जिसको इंग्लिश में कोरोप्लेथ मेथड कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मानचित्र तकनीक है जो विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़ों के आधार पर रंगों का उपयोग करके वितरण को दर्शाता है। ठीक है, वर्णमात्री विधि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि जनसंख्या का अध्ययन के लिए वर्णमात्री विधि, ठीक है, जनसंख्या के वितरण और घनत्व को दर्शाने में मदद करती है। आर्थिक विषय के रूप में जैसे कि आय है, उत्पादन है, ठीक है, और सामाजिक अध्ययन के रूप में जैसे कि किसी तरह की साक्षरता दर है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आदि। इन सभी आंकड़ों को दर्शाने के लिए वर्णमात्री विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न आपका कंपास सर्वेक्षण से क्या तात्पर्य है। तो कंपास की सहायता से किया जाने वाला सर्वेक्षण कंपास सर्वेक्षण कहलाता है। कंपास कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपास जो है निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रक कंपास हो गया, प्रिज्मेटिक कंपास हो गया, शनि कंपास हो गया, सर्वेक्षण कंपास हो गया, समुद्री कंपास हो गया आदि। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास किसे कहते हैं। तो ऐसा कंपास जिसमें प्रिज्म लगा रहता है प्रिज्मेटिक कंपास कहलाता है। ठीक है, प्रिज्म किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो यह एक ज्यामितीय आकृति है जिसमें दो फलक समकोण पर लगे रहते हैं तथा तीसरा 45 अंश के कोण पर होता है। यह त्रिकोणीय आकार का होता है। इसके निम्नलिखित प्रमुख कार्य है। ठीक है, 3 कार्य होते हैं। एक होता है कि डायल पर लिखे उल्टे अंकों को सीधा दिखाना, ठीक है, दर्शाना। दूसरा, डायल पर लिखे क्षैतिज अंकों को लंबवत दर्शाना। और तीसरा, डायल पर लिखे छोटे अक्षरों को बड़ा दर्शाना। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप सही से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अन्य प्रश्न जो आपको समझ में आए, ठीक है, जैसे मानव भूगोल की किसी की परिभाषा याद कर लीजिएगा। ठीक है, मानव भूगोल पद है किसी की परिभाषा जो भी आपको आसानी से याद हो जाए उनको आप याद कर लीजिएगा। और एक आध दो प्रश्न जो छूट गए हों, ठीक है, उससे आप जो है कि देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपका प्रैक्टिकल अच्छा से हो। ठीक है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक प्रैक्टिकल के लिए। जो लोग चैनल पहली बार आए हों और उनको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, काम की हो उनके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए,
कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।